अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट्स के बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें हमें, ठीक है? फिर स्टार्ट कर रहे हैं।
हेलो जी, चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमें रिवीजन करना था रिएक्शन काइनेटिक्स का, ठीक है। सर जी मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से थ्योरी में से एक क्वेश्चन पूछना था। पूछें बेटा। मैं एक मिनट। सर ये इसका लास्ट पेज पे जो है क्वेश्चन था अबंडेंस वाला वो नहीं आ रहा था मुझे। ये हाँ, ये वाला नहीं इसके बाद वाला। ये वाला। ये वाला ये आपको जो है इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया सल्फर का ना, एवरेज। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का, AR निकालने का फॉर्मूला क्या है? जी आयशा, अलिशबा। सर AR मोल जो है मास अपॉन, नहीं एक मिनट, AR होता है सम मास ऑफ abundance into mass over टोटल। total abundance। AR आपके पास पहले से है 32.09। abundance आपको पता नहीं है, x, ठीक है। नहीं पता इसकी abundance, इसको हम कह लेते हैं A कह लेते हैं। चलें, x तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करेंगे ना। A इंटू 32 प्लस दूसरे की abundance ऑब्वियसली 100 माइनस A होगी, इंटू 34 ओवर 100। A के लिए सॉल्व कर दें, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, थैंक्स। और बस और नहीं। रिएक्शन काइनेटिक्स हमने आज रिवीजन स्टार्ट करना है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, क्योंकि थर्सडे से आपको पता है ऑफ दे दिया है, पता है आपको? हेलो जी आप लोग, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं मेन टॉपिक जो है हमारा ए लेवल्स के, उस पर फोकस कर रहा हूँ। एक है उसमें बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके ऊपर ज़्यादातर सवालात आते हैं। अगर इसके अलावा आप में से किसी को बेसिक स्पीड ऑफ रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपको एक गूगल क्लासरूम कोड दूंगा। आजकल मैं ओ लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, तो ये आप यहाँ से जो है ना स्पीड ऑफ रिएक्शन का टॉपिक पूरा पढ़ सकते हैं। इधर मैंने अपलोड कर दिए हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें मैं आपके उसमें भी अपलोड कर दूंगा। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आप वीडियो वहां से देख लीजिएगा। ए लेवल कंटेंट जो है वो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कि एक रिएक्शन के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स हैं
उनकी एनर्जीज किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मकसद होता है एनर्जी बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, एक्स एक्सिस पर उनकी एनर्जी होती है। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें ये दिख रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, नेक्स्ट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है फ्यू पार्टिकल्स हैव लो एनर्जी, कुछ की एनर्जी कम है, फ्यू पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी, कुछ की ज्यादा है। ठीक है, मोस्ट पार्टिकल्स हैव एवरेज एनर्जी, ज्यादातर के पास एवरेज एनर्जी, कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इसे कहते हैं, ये पॉइंट आपका मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का ही है। ठीक है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं ऐसे जिनकी एनर्जी है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबल। अब होता क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर क्या होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन एनर्जीज को क्या होगा। पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे पर उनकी तादाद में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तादाद उनकी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कुछ, अगर मैं ब्लू कलर से जो ग्राफ बना रहा हूँ ये लो टेम्परेचर पे, दिस इज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज लो टेम्परेचर ग्राफ। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर का ग्राफ में हर पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द सेम कर्व एट, दिस इज एट हायर टेम्परेचर, ये कर्व है हायर टेम्परेचर का। तो हम जो बात नोट करें वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम। कर्व के नीचे का एरिया तकरीबन उतना ही है, हमारा कोई कर्व बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि
जो कर्व के नीचे का एरिया है ये पार्टिकल शो करता है कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अगर पार्टिकल्स हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल चेंज नहीं हुए तो एरिया सेम रहेगा। दूसरा क्या हुआ है, शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड। राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, मोर फ्लैट कर्व हो जाता है। मोर फ्लैट या जिसको आप लेस स्टीप कहते हैं, स्टीप कम है ग्राफ। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के साथ क्या हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का y एक्सिस इज लो, y एक्सिस कम हो गया है, x एक्सिस इज हायर। जैसे इस पॉइंट को जरा देखें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपके इस पॉइंट से क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट कम हो गया और x कोऑर्डिनेट बढ़ गया। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का y कोऑर्डिनेट कम हो जाता है, पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाती है जिनके पास वो एवरेज एनर्जी होती है, ग्राफ थोड़ा स्प्रेडेड हो जाता है। ये चीजें होती हैं आपके पास। इसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या ताल्लुक है इस पूरी बात का, इस पूरी बात का ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन से ये है कि y रेट ऑफ रिएक्शन increases when temperature increases। टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है, उसकी वजह ये होता यह है कि हर रिएक्शन की एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो पहले से डिटरमाइंड होती है कि वो कितनी है, वो हमें पहले से बताना पड़ता है। फर्ज करें ये वो जगह है जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी के राइट साइड पे जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान कोलिजन सक्सेसफुल होंगी और वो रिएक्शन कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑन राइट साइड ऑफ दिस एनर्जी कैन कोलाइड सक्सेसफुली। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर उनकी एनर्जी है और एक आप बनाते हैं ग्राफ लो टेम्परेचर पे, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे क्या है, सिर्फ इतना एरिया है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हम इसके बारे में ये कहेंगे कि एट लो टेम्परेचर ओनली फ्यू पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो रहे होंगे, लेस सक्सेसफुल कोलिजन, सक्सेसफुल कोलिजन कम हो रही होंगी, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट स्लो होगा आपके पास। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर मैं इसी के ऊपर बढ़ा रहा हूँ, इसी ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ भी ओरिजिनल से स्टार्ट हो रहा है, ये हाई टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, ये सबको पता है कि हमने पहले ग्राफ बना दिया था, दिस वाज एट लो टेम्परेचर, दिस वन इज ऑब्वियसली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ है, ये वो एरिया है कर्व का जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एरिया इंक्लूडिंग द ब्लू वन एज वेल। दैट मीन्स
At high temperature, more particles have crossed activation energy barrier. इस बैरियर को ज्यादातर पार्टिकल्स ने क्रॉस कर दिया. नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ जाएंगी. सीआई में जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता, था आप बोलते हैं, आपका जवाब होगा व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स with energy greater than activation energy increases. उन पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है. या प्रोपोर्शन का वर्ड यूज होता है. प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा. और फिर आप कंक्लूड करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसफुल collisions increases rate of reaction increases, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. जी, ये बात सबको समझ में आई जो बच्चे ये टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था. कहाँ गई हमारी लाइबा और मरियम आरिफ? जी लाइबा, जी सर. क्या समझ में आया? यही कि जो है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. और जो है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो होता है उसका थोड़ा राइट साइड पे मूव करता है और थोड़ा नीचे हो जाता है. पहली बात आपने सही है, सही कह रही है, पर आपने ये बोलना है कि टोटल पार्टिकल तो हमारे पास 100 सेम है. जैसे पहले 100 थे लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे 100 है. लो टेम्परेचर में अगर 100 में से 80 के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, 20 के पास थी, तो हाई टेम्परेचर में 100 में से 40 के पास आ गई है और 60 के पास नहीं है. ठीक है, तो पार्टिकल जी. सेम रहते हैं और उनमें से प्रोपोर्शन बदल जाता है एक्टिवेशन एनर्जी वालों का और नॉन एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर वालों का. जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे एक्टिवेशन जी. एनर्जी वालों का हिस्सा बढ़ता जाएगा टोटल में. ठीक है जी. मरियम, आपको समझ में आई है? जी. यस सर. है इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है? अ कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द energies of particles. पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज नहीं करता. इट ओनली रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी. वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है बस, और कुछ नहीं करता. उससे क्या होता है? फर्स्ट करें, यहाँ पर ग्राफ है, सॉरी. ये आपका ग्राफ है. मैं यहाँ पर लो टेम्परेचर से ग्राफ बना रहा हूँ. एक ये लो टेम्परेचर वाला ग्राफ है हमारा. ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है जैसे पहले थी. ठीक है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है
इस दफा यहाँ बस मैं लिख रहा हूँ विदाउट कैटलिस्ट के, इस वक्त इसमें कैटलिस्ट नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। दिस इज योर activation energy new, this will be a new activation energy in presence of catalyst, जो कि catalyst की वजह से होगी। it is reduced, ये reduced हो गई है, पहले से कम हो गई है। जब कैटलिस्ट नहीं था तो सिर्फ इतने हिस्से के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी। ठीक है, only few particles have activation energy without a catalyst, कैटलिस्ट की वजह। अच्छा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, ग्राफ में ना पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज होगी ना कुछ, सिर्फ ये बैरियर आगे पीछे होगा। अब क्या हुआ है कि ये वो हिस्सा है हमारे पास पूरा, इंक्लूडिंग द ब्लू वन, इंक्लूडिंग द ब्लू वन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है पार्टिकल्स के पास। ठीक है, ये क्या है, मोर पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इन्हें जब देखेंगे, मैंने दो बैरियर एक ही में बनाए हुए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कैटलिस्ट डालेंगे ना तो ग्राफ एक ही पे समझाने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बता देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में आपका ग्राफ सेम रहता है, सिर्फ बैरियर यहाँ आ जाएगा। देखें ग्राफ फर्स्ट करें, मैंने वही वाला बनाया जो ऊपर बनाया मैंने, ये वही ग्राफ है। अगर मैं बैरियर को यहाँ कर दूं, ऑटोमेटिकली कितने हिस्से के बाद एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ये हुआ है, बैरियर ही कम नीचे आ गया है ना आपका। वो आगे वाला बैरियर भूल जाए कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये विद कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। ये मैं कंपैरिजन बना देता हूँ आपको, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ही ग्राफ पे ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दो एनर्जीज कहाँ से आ गई इसके अंदर। रेड वो एरिया बना रहा हूँ जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इतने हिस्से के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, यहाँ इतने हिस्से के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ई ए कैटलिस्ट के साथ, ये आपकी ई ए विदाउट कैटलिस्ट है, सेम रिएक्शन। उससे हो क्या रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है फर्क ये पड़ रहा है, मोर पार्टिकल्स हैव ई ए, यहाँ पे क्या है, लेस पार्टिकल्स हैव ई ए। ये फर्क समझ में आया? या आप ओ लेवल से बताते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा शेप में। एग्जामिनर को आपने ये आंसर लिख कर देना है। आपने बताना है व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड इट रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स
विद एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ऐसा हिस्सा पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होंगी, नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, और उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा आपका। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। ये समझ में आया बेटा आपको? जी मरियम और लाइबा, लड़कों में जी कौन था जी भाई हमारे सर। पास लेट ज्वाइन किया था? यस जी। सर। क्लियर है ये? अच्छा, इसके अलावा मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो आपका गूगल क्लासरूम है, इसमें इसका पूरे का लिंक कॉपी करके दे रहा हूँ आपको, स्पीड ऑफ रिएक्शन ओ लेवल्स का। तो ये आप जो है ना पूरा यहाँ से क्लास वर्क में मैं क्रिएट कर रहा हूँ मटेरियल, उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसमें सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, सारी चीजें बड़े डिटेल में। आप पहले ये लिंक अभी जाके जरा खोल के मुझे चेक करके बता दें कि ये आपके पास चल रहा है पूरा लिंक सही से, वीडियो वगैरह खोल के ना, कुछ वीडियोस डाउनलोड करना पड़ती हैं इसमें, डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं होती हैं। जरा जाके स्पीड ऑफ रिएक्शन खोलकर, ये मैंने आपके वेल्स के सेक्शन में लगा दिया है, इसमें आपको सारे ओ लेवल के टॉपिक्स, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, एंजाइम्स सब मिलेगा। ये देख लें तो फिर उसके बाद एंजाइम्स में हमारे यहाँ सिर्फ एक टॉपिक है कि एंजाइम्स की दो टाइप्स है, मैं वो आपको बता दूं, वो नया है। जी वो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगी बेटा मलिया, आप उसको अभी भूल जाए, टेंशन नहीं लें उसकी। जी ये बताएं जरा, चेक करके लिंक चल रहा है? सर मेरे पास तो नहीं चल रहा। सर मेरे पास भी नहीं चल रहा। जी मरियम, यहाँ तक आए हैं आप लोग? ये देखें जरा वेल्स में, मरियम जरा माइक अनम्यूट करें अपना।
नहीं सर, नहीं खुल रहा। ये देखें यहाँ तक यहाँ भी पे, नहीं आई मैं। ये मैंने साइन, ये जब दबाया आपने लिंक, तो लिंक दबाने के बाद ये पेज आपके पास यूं करके नहीं खुला। नहीं। हम्म, अच्छा जी। फिर मुझे आपके लिए अपलोड करना पड़ेंगी दोबारा से, यहीं पे कर देते हैं यार, छोड़ो, इसको हम यहाँ से डिलीट ही करते हैं। एडिट, इनको डिलीट करो। चलें, अब आप यहीं से डायरेक्ट वीडियो देख लें। चलें, आप खोल लें कोई भी वीडियो और उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। आप देख लें। आ गया सर। ठीक है, इसको डाउनलोड करके ना फिर देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लें बस। ये नई चीजें हैं आपके चैप्टर में, बाकी सब पुराने हैं। क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके बाद। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक जिन्हें होमोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाता है, और एक जिन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें कैटलिस्ट हैव सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को आपके सिलेबस में फेज भी कहते हैं, एज द रिएक्टेंट्स। जिन रिएक्टेंट्स पे वो काम कर रहा होता है उसकी और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है। यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट हैव डिफरेंट फेज देन रिएक्टेंट्स। इनमें एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास हैबर प्रोसेस की। फिर यहाँ एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। फिर एग्जाम्पल है कैटालिटिक कन्वर्टर की। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो जिनके दरमियान रिएक्शन होता है वो गैस है, जबकि जो कैटलिस्ट है Fe वो सॉलिड है। Fe इज अ सॉलिड, जबकि ये दोनों जो हैं ये गैस है। तो ये हो गया हेट्रो। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिनके दरमियान रिएक्शन है वो गैस है, और जो कैटलिस्ट है V2O5 दैट इज अ सॉलिड। और कैटालिटिक कन्वर्टर में भी यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और जो कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम दैट इज अ सॉलिड। ये तो आपको हेट्रो की एग्जांपल्स हो गए और आपने ये पढ़ी भी हैं। होमोजेनियस की एग्जांपल में आपके पास है जो आपने अभी पढ़ा, SO2 और O2 का रिएक्शन एटमॉस्फेयर में एसिड रेन में, जो आपने पढ़ा, जिससे SO3 बनता है। इसमें NO2 इसका कैटलिस्ट होता है। NO2 भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है।
इसके अलावा आपने पढ़ा है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास एसिड एक्वस होता है, अल्कोहल भी एक्वस होता है, ये मिलके एस्टर और वाटर देते हैं। उनका कैटेलिस्ट H2SO4 होता है, वो भी एक्वस होता है। तो ये होमोजेनियस कैटेलिस्ट होते हैं सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये आपके जी हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ। ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि इनका मतलब क्या है दोनों का। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बस यहीं तक है हमारे पास। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना मिनिमम पॉसिबल क्लास के अंदर समझा सकूं। तो बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मुझे, मैं वॉइस नोट की सूरत में आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बाकी फिर एग्जाम्स के बाद ही अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तो फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई सवाल किसी बच्चे की तरफ से? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मैं हाँ उसको बेटा। पूछना भूल गई एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सर वो ये कि आपने कहा था ना कि जब लार्ज गैप होता है आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में, तब इसका मतलब होता है ग्रुप चेंज हुआ है। बुक तो कभी नहीं तो बोला मैंने। नहीं, सॉरी, मेरा मेरा मकसद है जैसे जब डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं, तो जिन दो के बीच में ज्यादा गैप होगा, इसका मतलब ये है कि मतलब वो वाला ग्रुप है उस एलिमेंट का। आप सही से बता नहीं पा रही हैं, और जब तक आप सही से बता नहीं पाएंगी मैं सही से समझ नहीं पाऊंगा। सर मेरा मतलब है जैसे एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है 1 till 7, ठीक है। जिन दो के बीच में ज्यादा लार्ज गैप होगा, ज्यादा लार्ज राइज होगा, उस वो ग्रुप होगा ना उस एलिमेंट का, ऐसा कुछ बताया था ना आपने। जी जी, कुछ ऐसा बताया था, कुछ ऐसा बताया था, पर ऐसा नहीं बताया था। कंफ्यूजन वो है। वर्बली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं तो तो समझ गया हूँ, मैं आपके सवाल से पहले ही समझ गया था कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। आप तो मैं बताएं ये क्या कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि उस उसमें जैसे मार्किंग स्कीम में मैंने देखा था क्वेश्चंस की, तो उसमें लिखा था कि अम, जब ग्रुप, इसको हम ग्रुप इसलिए जो है कंसिडर करते हैं कि शेल चेंज हो रहा होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। जी बिल्कुल। जी तो सर लेकिन जो है ग्रुप्स जो होते हैं उनमें शेल तो उस तरह चेंज नहीं होता ना, क्योंकि वो सेम पीरियड में होते हैं, तो सेम पीरियड में तो शेल चेंज नहीं होता ना। हाँ बेटा, इस बार तो मैं कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब है। नहीं, मुझे समझ आया है लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मलिया बेटा, माइक अनम्यूट करना। कहाँ जी गई तुम, सर। भाग गई? अलिशबा को कुछ समझ में आया है? नहीं। अब सुनो अलिशबा, यहाँ देखो बल्कि तुम जो आप पूछ रही थी ना उसी वक्त समझ गया था। फर्ज करें कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लो 1 से लेके 8 तक। 6। ग्रुप 6 में से आई एम टेकिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आएगा? वैलेंस शेल से, उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो ये वाला होगा। फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो ये वाला होगा। फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। 6 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो सेवेंथ आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, उसके और सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ही हाई डिफरेंस होगा। जो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ये वाला होगा, ये वाला। तो बेटा ये शेल चेंज हुआ ना, इसी को शेल चेंज कहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं चेंज इन शेल। हम स्टूडेंट्स को बताना शुरू करते हैं कि भाई इस जो चीज तुम्हारा को पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
और जब तक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो वैलेंस शेल से निकल रहे हैं, जब तक वो शेल खाली ना हो। तो इसका मतलब है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे। इसका मतलब इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये ग्रुप 6 का हुआ ना बेटा। हाँ मैं भूल गई थी इस चीज को। तो तुमने कहाँ पीरियड में मिला दिया इसको। ये तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, एक एटम के ऊपर अप्लाई हो रही है ना। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किस पीरियड में ना ग्रुप में, हम तो सिर्फ एनर्जी देके बता रहे हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैसे वो मैं सिर्फ मार्किंग स्कीम देखी तो उसमें वो पढ़ के मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बस वैसे मुझे ये समझ बिल्कुल आ सही गया। लिखा हुआ था, उसने ये बताया था शेल चेंज हुआ है। आप खुद सोचना शुरू हो गई कि भाई पीरियड में तो शेल चेंज होता ही नहीं है। पीरियड पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अच्छा जी, कोई और सवाल किसी का। चलिए, जो भी सवाल हो जिस भी तरह का हो टेंशन ना लें, भेज दें मुझे सब लोग व्हाट्सएप पे। थोड़ा सा हम आपको टाइट करके आंसर दे ही देंगे, सही है, तो आपका काम हो जाएगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक अगेन। अल्लाह हाफिज।